अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एक्सपर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं अब्दुल्ला बिन उमर। भाइयों, आज एक इंटरेस्टेड जो है टॉपिक उसके साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की। अपने गली मोहल्लों में देखे होंगे ट्रांसफार्मर, या फिर ग्रिड में जो है बहुत से लातादाद आपको ट्रांसफार्मर्स दिखते होंगे। तो इनका मकसद क्या होता है? सिंबॉलिकली हम जो है इसको सर्किट्स अगर बनाते हैं तो उनमें किस तरह से इसका इजहार करते हैं, और इसकी जो है कितनी टाइप्स हैं, और इसकी वर्किंग क्या होती है, और फिर प्रैक्टिकली हम इन ट्रांसफार्मर्स को देखेंगे भी सही, क्या इनकी जो है रेटिंग्स वगैरह क्या हैं। ठीक है। और ये जो है कितने वोल्टेज जो है अपनी इनपुट पर लेते हैं, आउटपुट पर देते हैं, तो उनका भी हम आज मुशाहिदा करेंगे। ठीक हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके सिंबल। देखिए, सिंबल में सिंबॉलिकली हम इस तरह से इंडक्टर्स बनाते हैं। एक इंडक्टर जिसको हम कहते हैं प्राइमरी, और दूसरा इंडक्टर जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी। ठीक हो गया? ये इंडक्टर बेसिकली बहुत सी बुनियादी सी चीज़ है कि आप किसी भी वायर को इस तरह से टर्न्स दे लें। तो अब ये मैंने क्या बना दिया, एक इंडक्टर बना दिया इसको टर्न्स दे के। ठीक है, ये मैंने टर्न्स दी तो मैंने एक इंडक्टर बना लिया। इस तरह से इंडक्टर्स तैयार किया जाता है। ठीक है। अब ये टर्न्स कितनी भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, या फिर 500 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। आप अपने वहाँ पर जो है सर्किट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप इसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक हो गया? तो अब ये बेसिकली उसी तरह से टर्न्स की सूरत में ही इंडक्टर का सिंबल है बेसिकली ये। ठीक है, ये भी इंडक्टर है और ये भी इंडक्टर बनाया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर इंडक्टर जो होता है बेसिकली जो इसकी वर्किंग हो रही होती है तो वो उसी की वजह से हो रही होती है, इसीलिए सिंबल में भी हमने ये दो इंडक्टर बनाए हैं। ठीक हो गया? ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। अब प्राइमरी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके साथ हम जो है ना अपना जो हमें नहीं चाहिए होता, या फिर हमें जिसमें चेंजिंग करनी होती है, वो हम इसके साथ सोर्स देते हैं वोल्टेज का। तो वोल्टेज इसमें दाखिल होते हैं, और फिर क्या होता है कि इसमें जो है ना एक वर्किंग होती है कि सेकेंडरी में हम हमारे जो मतलूबा होते हैं वोल्टेज वो हमें मिल जाते हैं। ठीक हो गया? देखें सिंबल। अब सिंबल में आप एक दरम्यान में दो लाइनें देख रहे हैं। अब आपके ध्यान में सवाल आया होगा कि ये आखिर क्या है, ये आखिर क्या है? दरम्यान में जो दो लाइनें हैं ये क्या है? ये बेसिकली है आयरन कोर की इंडिकेशन सिंबल के अंदर। ये देखें, ये मेरे सामने जो ट्रांसफार्मर है ये आयरन कोर है, क्योंकि इसके अंदर जो ये जो आपको इसका बॉडी दिख रही है ये पतरियां हैं बेसिकली। ठीक है, पतरियों के मिलाने से ये बनी हुई है, ताकि इसमें जो लॉसेस होते हैं, जो एडी करंट लॉसेस और मुख्तलिफ लॉसेस होते हैं, तो वो ना हो, इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली होते हैं आयरन कोर। ठीक हो गया? अगर इसमें किसी और चीज़ का इंसुलेशन वगैरह का इस्तेमाल है और इस तरह से नहीं यूज़ किया गया आयरन को की पत्रियों को, तो फिर हम सिंपल बना देते हैं इस तरह से, ये इस तरह से, यानी कि इसमें हम इस तरह से दो लाइनें नहीं लगाएंगे तो ये फिर सिंपल बन जाएगा, इसमें आयरन कोर नहीं है। ठीक है, ये सिंपल है, तो ये फिर उसका सिंबल होगा, उसमें आपने ये नहीं बनाना वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी काम करने का उसूल और ये भी वजह बताता हूँ कि ये इस तरह से क्यों होता है। हम इन ये जो पत्रियां हैं एलिमिनेटेड, जो ये पत्रियां हैं, इनका हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, इसकी वजह भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सिंबल हो गया क्लियर, ये हमने देख लिया। अब सिंबल में एक और चीज़ है, इसकी टाइप्स हैं बेसिकली। अब टाइप्स के साथ ही उनका सिंबल भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया? टाइप्स। तो मेरे भाई टाइप्स में जो है ना इसकी दो टाइप्स होती हैं। बुनियादी तौर पर दो टाइप्स हैं, वैसे तो और भी बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम बेसिक को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, और दूसरा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है जी। तो स्टेप डाउन और स्टेप अप में क्या फ़र्क है, अब उसे देख लेते हैं। स्टेप डाउन, याद रखिए स्टेप डाउन हम जो अब हमारे जो घरेलू होता है, घरेलू यूज़ में जो होते हैं वो तमाम के तमाम जो हैं जो बाहर मोहल्लों में लगे होते हैं वो स्टेप डाउन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो 11 केवी से हमें जो है ना लाइन टू लाइन 420 वोल्ट, और अगर नॉर्मली न्यूट्रल के साथ देखा जाए हर एक फेज को, तो 220 वोल्ट जो है हमें स्टेप डाउन करके वो प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम फिर अपने
नॉर्मली घरों में यूज़ कर लेते हैं या फिर इंडस्ट्री की साइड पर चले जाते हैं सनत में, ठीक है, वहाँ पर जो है ना इसका यूज़ हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, वरना तो हमारी तमाम घरेलू अप्लायंसेस जल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि 11 की भी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी यूज़ होता है। जैसे आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, एम्पियर आपको कम चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसका स्टेप अप ट्रांसफार्मर आप यूज़ करेंगे। जिस तरह से हम वो आपके पास है इंस्पेक्ट किलर, ठीक है, तो उसमें जो ट्रांसफार्मर होता है तो वो स्टेप अप होता है कि वोल्टेज बढ़ा देता है और फिर वो जो है ना दूर से भी मच्छर को अपनी तरफ कशिश करके तो है वो उसको हलाक कर देता है, ठीक हो गया। तो वो स्टेप अप ही होता है बेसिकली। अब हम स्टेप डाउन को देखते हैं। स्टेप डाउन में होता क्या है ये देखें। स्टेप डाउन में होता ये है कि इसकी जो ये टर्न्स होती हैं ना, ये शुरू वाली ज़्यादा होती हैं, यानी कि प्राइमरी जो टर्न्स है वो ज़्यादा होंगी, जबकि जो सेकेंडरी है सेकेंडरी में कम होंगी, ठीक हो गया। सेकेंडरी की टर्न्स कम है जबकि प्राइमरी की ज़्यादा है, यानी कि स्टेप डाउन है। देखिए ना, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, स्टेप डाउन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिले हुए कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि टर्न्स की फिर रेशो आपको देखनी पड़ती है उसमें, तो उसकी कैलकुलेशन होती है, वो भी इंशाल्लाह इन डिटेल आपको इसकी तमाम टाइप्स और इसकी तमाम कैलकुलेशन उसकी इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर बहुत जल्द आपको वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। अभी मैं सिर्फ इसमें बेसिक्स समझा रहा हूँ आपको, ठीक हो गया। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो ये हमें वोल्टेज को, जो वोल्टेज ज़्यादा थे तो उनको ये क्या कर देगा, वोल्टेज कम करके हमें आउटपुट पर प्रोवाइड कर देगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं स्टेप अप को, ठीक है। स्टेप अप जब हम बनाएंगे तो इसकी जो शुरू वाली टर्म्स होंगी वो कम होंगी, यानी कि प्राइमरी जो टर्म्स हैं वो कम होंगी, जबकि सेकेंडरी जो हैं वो टर्म्स ज़्यादा होंगी, ठीक हो गया। अब इसमें आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, स्टेप अप है, तो इसमें ये क्या होगा, वोल्टेज जो कम होंगे वो ये हमें आउटपुट पर ज़्यादा करके प्रोवाइड करेगा, ठीक हो गया, वोल्टेज को ज़्यादा कर देगा। तो ये इसकी वर्किंग होगी। इस तरह से ये वर्क करता है। अब हमने टाइप्स को देख लिया और इसके मकसद वगैरह को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं इसकी वर्किंग पर। क्या है ये सब वर्क कैसे कर रहा है यार। इंडक्टर से, दो इंडक्टर हैं, किस तरह से आखिर वोल्टेज इतने बड़े लेवल पर कम हो रहे हैं और कम से ज़्यादा हो रहे हैं। 11 kV आ रहा था, 220 कैसे हुए। अब हम इसकी वर्किंग फटाफट जो है ना डिस्कस कर लें। वर्किंग, ठीक है। अब आप इसकी वर्किंग को देखें तो दोबारा से मैं ये इसकी कॉइल बना देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो हमने बना ली। अब इधर आप गौर करें कि यहाँ पर जब हम इसको सोर्स देंगे, ठीक है, एसी सोर्स देंगे, ये सिर्फ जो ट्रांसफार्मर है, इस बात को भी नोट कर लें, सिर्फ एसी के लिए यूज़ होते हैं, डीसी के लिए यूज़ नहीं होते हैं, ठीक हो गया। उसके हम अलग कुछ ना कुछ डीसी के लिए अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, रेगुलेटर यूज़ कर लेते हैं, या फिर उसके भी जो है ना मुख्तलिफ हम तरीकाकार होते हैं, उसके ज़रिए उससे भी चेंज कर सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस लगा लें तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, फिर कम हो जाएंगे। तो लेकिन ये सिर्फ एसी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमने दिए वोल्टेजेस जब गए, ठीक है, वोल्टेजेस जब इस कॉइल में गए तो क्या होगा, आप अगर किसी वायर भी है ना, वायर, उसमें से भी जब करंट गुजर रहा होता है तो क्या हो रहा होता है, उसमें बेसिकली उसके इर्द गिर्द एक फील्ड पैदा हो रही होती है, एक जो उसकी रेंज होती है कि वो ना हल्का हल्का कशिश कर रही होती है, ठीक है। तो उसे न्यूट्रल तक पहुंचने के लिए कोई भी चीज़ अगर करीब आएगी, अगर हम अपना हाथ भी करेंगे ना करीब, तो वो कुछ फासले से पहले ही हमें जो है वो अपनी तरफ कशिश करके अपने करीब ले आएगी और पकड़ लेगी, ठीक हो गया। अगर ये बड़े लेवल पर वोल्टेजेस हो तो फिर तो वो उनका फासला ज़्यादा होता है, वो फिर थोड़ा सा भी करीब अगर जाएंगे आप तो वो अपनी तरफ कशिश कर लेंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी एहतियात करनी होती है हमें। तो ये बेसिकली उसूल होता है, ठीक है। तो इसमें भी यही उसूल है, इसमें फील्ड भी होगी। अब ये वही तार है, उसको सिर्फ हमने टर्न्स दी हुई है, ठीक है। अब ये इंडक्टर बन गया, ये बेसिकली होता है फील्ड आपका, ठीक है। तो ये फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये है कि टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी ना इसके गिर्द, तो वो इस तरह से पैदा हो रही होती हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, तो उनकी जो कुल तादाद होती है उससे बनता है फ्लक्स, ठीक है। तो अब ये फ्लक्स बन गया। अब फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इस तरह से इसे कता करेगा, ठीक है।
कता करके इस तरह से अपने फील्ड के अंदर अंदर इस तरह से इसे भी कता करेगा। तो क्या होगा, जब वो कता करेगा तो इसमें चेंजिंग होगी, और जब इसे कता करेगा तो इसमें भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वोल्टेज इंड्यूस हो जाएंगे। जब वोल्टेज इंड्यूस हो जाएंगे तो तब आपकी जो है ना, आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें भी वोल्टेज पैदा हो जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी टर्न्स कितनी है, ठीक है। अगर स्टेप अप है तो वो फिर लाजमी बात है कम, स्टेप अप में जो है वो सेकेंडरी में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपकी टर्न्स पर, बट उसूल यही रहेगा बेशक कोई भी ट्रांसफार्मर है, ठीक है। उसमें ये फ्लक्स ही बेसिकली इस तरह से म्यूचुअल इंडक्शन होगी, और म्यूचुअल इंडक्शन की उसूल पर ही उसकी सेकेंडरी में वोल्टेज पैदा होंगे और वो हमें आउटपुट पर मिल जाएंगे, जिसे हम पैमाइश कर सकते हैं किसी भी अपने मीटर के ज़रिए। तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊं अपना वोल्ट मीटर तो वो मुझे शो करवा देगा कि कितने वोल्ट पैदा हो रहे हैं, ठीक हो गया, कितने वोल्ट इंड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरह से ये वर्क करता है ट्रांसफार्मर। सवाल आपका ये पैदा होता है कि जी कोर का क्या काम है यहाँ पर, कोर अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, कोर अगर होगी तो फिर क्या होगा। देखें, बहुत से हमें ऐसे मामला होते हैं जिसमें फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारी जो हम सोर्स दे रहे हैं वोल्टेज का, उसमें हमारी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। जैसे ही फ्रिक्वेंसी जो है वो इसमें ज़्यादा आएगी, फ्रिक्वेंसी याद रखें, फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा होती है तो इंडक्टर की जो अपोजिशन है वो भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक हो गया, अपोजिशन भी ज़्यादा हो जाती है। तो क्या होगा, जैसे ही हमारे जो इंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस, तो ये क्या करेगी, ये उसमें उसकी मुखालफत करेगी, ठीक है, उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसको जो है एयर कोर का यूज़ करेंगे कि यार कम से कम जो है वो हमारी यहाँ से गुजरे, ठीक हो गया, इस कॉइल में से कम हमारी जो पावर है वो गुजरे। अगर हमारा क्या होगा, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी होगी कम, ठीक है, फ्रिक्वेंसी क्या है, कम है, तो ये इंडक्टर क्या करेगी, जाहिर सी बात है कि ये उसको रोकेगी नहीं, यानी कि कम मुज़ाहमत देगी, उसके रास्ते में कम रुकावट देगी, तो फिर वो आसानी गुजर जाएगा। आयरन कोर का यूज़ करेंगे एयर कोर का पहले वाले में, जिसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी। अब फ्रिक्वेंसी चूँकि कम है तो इंडक्टर की रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, जो उसकी अपोजिशन है वो भी कम हो जाएगी, और वो उसको आसानी से गुजरने देगा। तो जब हमारे ज़्यादा पावर गुजरेगी तो हम कहेंगे कि यार ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अगले में दाखिल हो और हमारे लॉसेस भी कम से कम हो, तो तब हम यूज़ करेंगे इस आयरन कोर को, ठीक हो गया। आयरन कोर का यूज़ इसीलिए हम लोग करते हैं। और इसमें आपको ये फार्मूला मैं बताता चलूँ कि जो XC है ये बेसिकली ऑपोजिशन है, जिस तरह रेजिस्टेंस होती है ये वही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। तो ये L आएगा यहाँ पर, चूँकि ये इंडक्टर है, ठीक हो गया, और 2 पाई FL। अब इससे मुराद क्या है कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी, चूँकि देखें ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अपोजिशन बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम होगी तो अपोजिशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है वो इसका इस तरह से आयरन कोर का और एयर कोर का यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमारे जो है वो लॉसेस भी कम हो जाए और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स जो है वो इस तरह से जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें दाखिल होकर उससे कता हो और हमारे वोल्टेजेस बेहतरीन जो है वो पैदा हो सके, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आखिर में आ जाते हैं इस ट्रांसफार्मर की, इसको आखिर हम किस तरह से इसके ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी इसी सेक्शन से मुमकिन होगा, ये जो है मुज़ाहमत वाला सेक्शन देखा है, ये देखें ये रहा मुज़ाहमत वाला सेक्शन, इसके ज़रिए हम अब फाइंड आउट करेंगे इस ट्रांसफार्मर को। तो इस ट्रांसफार्मर की ये देखें, ये है बेसिकली इसकी, ये जो रेड वाली है ये है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, और ये है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। यही वाली वाइंडिंग्स, ये जो अभी मैंने आपको बताया है वो वाइंडिंग्स हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो उसका सही होना और ख़राब होने का पता लगाया था। और मुज़ाहमत ये शो करेगी कि उसमें कितनी रुकावट है, उसमें कितनी रेजिस्टेंस है, ठीक है। जबकि उसकी इंडक्टेंस, उसके लिए फिर आपको जो है LC मीटर जो है यूज़ करना पड़ेगा, LC मीटर, तो उसका भी इंशाल्लाह यूज़ हम सीखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसी का बता रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो अनकरीब लेके आऊँगा। तो अब ये देखें यहाँ पर वैल्यू इसकी शो कर रहा है
असल में इसकी रेंज से ज़्यादा हो रही है तो इसलिए ये यहाँ पर 1 ले आया। चलें इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू किलो में होगी। ठीक है, तो अब ये देखें 2.0 यानी कि 2 किलो ओहम। अब इसकी वाइंडिंग कितनी है? प्राइमरी 2 किलो ओहम, जबकि सेकेंडरी, अब सेकेंडरी का देख लेते हैं। सेकेंडरी का जब हम देखेंगे तो सेकेंडरी में ये हमें बता रहा है, हम इसमें पोलैरिटी का आपने नहीं ख्याल रखना। ठीक है, इसमें पोलैरिटी का कोई ख्याल नहीं रखना क्योंकि ये रेजिस्टेंस को बता रहा है। अब चूंकि इसकी रेंज कम हो गई तो हम इसको दोबारा पीछे करेंगे। असल में ये 27 ओम थी इसकी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये देखें इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 27 ओम है। ये देखें ब्लैक वाली जो वायर्स है वो सेकेंडरी की थी, तो ये 30 ओम तकरीबन इसकी रेजिस्टेंस जो है वो शो कर रहा है। अब ये देखें ना, सर्किट मुकम्मल है, एक तार टूटी हुई दरमियान से नहीं है, तभी तो ये वैल्यू शो कर रहा है। अगर ये टूटी हुई होती तो फिर ये वैल्यू शो ना करता। ठीक है, तो इससे हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये दोनों जो हमारे वाइंडिंग्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वो बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आया है तो फिर प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।